हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आपका वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 के अकाउंटेंसी से चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? कंपनी जो कैपिटल इकट्ठा करती है तो वो कैपिटल इकट्ठा करती है इश्यू करके शेयर को पब्लिक में इश्यू करती है। लोग शेयर खरीदते हैं और हर शेयर के हिसाब से वो पैसे देते हैं। मान लीजिए 10 लैक्स उसे कलेक्ट करने हैं तो 10 लैक्स को इक्वली नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे और हर शेयर को उस रेट पे बेचेंगे। A company usually raises its capital by issuing shares on or debentures। या तो वो डिवेंचर्स बेचेंगे जो कि डेप्ट होता है, एक तरह से डेप्ट बॉन्ड होता है, और शेयर्स जो कि ऑनरशिप में हिस्सेदारी देता है। ये इश्यू करके कोई भी कंपनी कैपिटल रेज करती है। जब शुरुआत में लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया तो कम कैपिटल में काम किया करते थे, तो लोग सोल ट्रेडिंग करते थे, अकेला ही प्रोप्राइटर होता था। लेकिन समय के साथ कंपटीशन बढ़ा, मार्केट एम्बिशन भी बढ़े, लोगों को ज्यादा मार्केट कवर करने के लिए उसके लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ी। तो अकेला जब कैपिटल नहीं पूरा हो पाया तो ऐसे में वो कुछ लोगों को जोड़कर पार्टनरशिप शुरू किया और इस तरह से पार्टनरशिप एग्जिस्ट में आया। अब है कि पार्टनरशिप से भी बड़ा अगर कोई काम करना चाहता है तो ऐसे में लोगों ने कंपनी ढूंढा और कंपनी जो है वो कॉमन पब्लिक से शेयर बेचकर कैपिटल रेज करती है। अब ये है कि कंपनी होते कितने टाइप के, अगर उनकी लायबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। इनकी लायबिलिटी इनके शेयर होल्डर की ज्यादा नहीं होती, इनकी लायबिलिटी बस उनके शेयर के पेमेंट तक होती है। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें गारंटी होती है, लेकिन ये भी लिमिट, इसकी जो लायबिलिटी होती है वो बाइंडिंग अप के टाइम ही वो भी एक लिमिटेड एरिया में होता है। आगे अनलिमिटेड कंपनीज, इसे अनलिमिटेड कंपनीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लायबिलिटी की लिमिटेशन नहीं होती है। अगर कंपनी के एसेट को बेचकर लेंडर्स के लोन पूरे नहीं हो रहे हैं, लायबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में शेयर होल्डर्स के जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल एसेट्स हैं, उनको बेच के पूरा किया जाएगा। ये तो था लिमिट लायबिलिटी के हिसाब से। अब है कि मेंबर्स के हिसाब से, तो मेंबर्स के हिसाब से पब्लिक कंपनी होती है जिसमें प्राइवेट या इंडिविजुअल का कुछ भी नहीं होता, ना ही किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का ये सब्सिडरी होता है, ना ही किसी की ओनरशिप में होता है। दूसरा है प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट ओनरशिप में होते हैं, कम से कम इसके 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम ये 200 मेंबर्स इनके हो सकते हैं। अदर देन देयर एम्प्लॉइज। 1 पर्सन कंपनी, कंपनी एक्ट 2013 ने 1 पर्सन कंपनी को भी मान्यता दिया है, लेकिन इंडिया में ऐसे कंपनी नहीं के बराबर देखने को मिलते हैं। अब है कि कंपनीज अपने सारे कैपिटल अरेंज करती है शेयर को बेचकर। तो शेयर्स होते कितने तरीके के हैं? तो मेनली शेयर्स 2 तरीके के हैं, एक है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर जो है वो एक तरह से समझिए कि आउटसाइडर से लिया जा रहा है, लोन के तौर पे लिया जा रहा है। इसलिए जब भी कभी कोई देनदारी की बात आएगी, पेमेंट की बात आएगी, तो प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी दी जाती है, पहले उनको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर को बाद में। इक्विटी शेयर जो है ये ऑनरशिप में इक्वालिटी देता है, जिसके पास जितने शेयर हैं वो उतना ही ज्यादा ऑनर माना जाता है। अब है क्या कि इक्विटी शेयर खरीदने वाले अगर हजारों हैं तो क्या हजारों मालिक हो गए? हाँ, हजारों मालिक हैं, तो फिर हजारों क्यों नहीं चला रहे कंपनी को? तो ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन सब के सब संसद या विधानसभा नहीं जाते, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो उनके बिहाफ में वहां मैनेजमेंट देखते हैं, गवर्नमेंट देखते हैं। ऐसे ही शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं जो उनके बिहाफ में कंपनी के लिए फैसले लेते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर ये दो तरीके के शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस के लिए मैं फिर से कहूंगा, प्रेफरेंस शेयर आउटसाइडर टाइप का माना जाता है, वो एक तरह से लायबिलिटी है कि पहले उसको दिया जाएगा, उसमें प्रेफरेंशियल है इसलिए। इक्विटी शेयर ऑनरशिप दिखाता है, तो ऑनर जो है हमेशा सबकी चुकाने के बाद ही अपने आप को लेता है, तो ये बाद में इनको मिलेगा। अब है कि ये दोनों शेयर जो है बेचते कैसे हैं, कोई कंपनी शेयर कैसे बेचते हैं? क्या रेलवे स्टेशन पे अपने आदमी को टोकरी में लेके बैठा देते हैं या क्या करते हैं? तो जो इनका तरीका है ये उस तरीके से मार्केट में शेयर बेचते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज हैं, बहुत सारे शेयर ब्रोकर घूम रहे हैं, हर्षद मेहता जैसे। सबसे पहले कोई भी कंपनी अपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। उस प्रोस्पेक्टस में वो उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल दिया रहेगा, किस तरह के काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी उम्मीदें लगा रहे हैं आगे के लिए, ये सारी चीजें। अब उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, जो भी प्रोस्पेक्टिव पर्सन इंटरेस्टेड होगा इस शेयर को खरीदने के लिए, जो भी एप्लीकेशन मनी मांगा गया है उस एप्लीकेशन मनी के साथ वो एप्लीकेशन देगा, अप्लाई करेगा। फिर कंपनी उस एप्लीकेशन मनी को देख लेने के बाद उसे अलॉट करेगी, तो उसे कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो इस तरह से मार्केट में शेयर बिकते हैं किसी भी कंपनी के। अब सवाल ये आता है कि ठीक है ये कंपनी, अब इनका हिसाब कैसे करते हैं, इनके जो अकाउंटिंग है वो ट्रीटमेंट किस तरह से होते हैं? तो सबसे पहले जब प्रोस्पेक्टस भेजा तो एप्लीकेशन आया विद एप्लीकेशन मनी, तो ऐसे में उसकी एंट्री क्या की जाएगी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एप्लीकेशन किया किसी ने तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्लीकेशन मनी भी आया, तो मनी आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कर देंगे। आगे इस शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, तो वो पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है, इसके पैसे रिफंड करने हैं, तो उसका क्या हिसाब होगा? मान लीजिए इसको एप्लीकेशन, इसका इनको शेयर नहीं देना है या शेयर है नहीं, कोई रीजन है, तो ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, पहले जो हमने क्रेडिट किया था, और बैंक जो हमने पहले डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर देंगे, तो इस तरह से रिफंड हो जाएगा। अब अलॉटमेंट पे अगर अमाउंट ड्यू रह रहा है, उस शेयर के अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू रह रहा है, तो उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। एडजस्टमेंट करना है, अगर एप्लीकेशन मनी उसने जरूरत से ज्यादा भेज दिया था तो अब क्या करना है? तो जो जरूरत से ज्यादा पैसा आया है वो उसके अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे। और यहां पर हम चाहें तो इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दोनों में डेबिट है, तो एक बार शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे, तो इस तरह से ये कंबाइन भी हम कर सकते हैं। अब अलॉटमेंट मनी अगर रिसीव किया गया है तो कैसे उसकी एंट्री होगी? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे। अब है कि अलॉटमेंट हो गया है, क्योंकि शेयर के सारे पैसे एक साथ ही नहीं मंगाए जाते। मान लीजिए 100 का शेयर है, 100 का शेयर है, तो एप्लीकेशन पे मांग लिया मान लीजिए 20 रुपीज, फिर अलॉटमेंट पे मांग लिया 30 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 20 मांग लिया, सेकेंड कॉल पे 20 मान लिया, और
फाइनल कॉल पे 10 मांग लिया। तो इस तरह से पैसे आते हैं और जब जब आते हैं तब तब हम उनकी एंट्री करते हैं। अब मान लीजिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो चुका है, अब कॉल्स की बारी आई है। तो कॉल्स पे जो पैसे आ रहे हैं, अब आज की डेट में कॉल के लिए भेजा जा रहा है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होगी, क्योंकि आज ही की डेट में हम कॉल को ड्यू कर देंगे। तो वो हो जाएगा शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब उनसे पैसे आ रहे हैं कॉल के बदले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट करके। अब यही चीज सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, तो सेम चीज होगा, कॉल जो है वही रहेगा। अब है कि कॉल्स इन एरियर्स क्या होते हैं। कॉल्स किया गया पैसे शेयर के अगेंस्ट, सबने दिया और एक्स ने, वाई ने, मान लीजिए उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, डेट पूरा हो चुका है, जो भी ड्यू डेट है अब तक उसने उसके पेमेंट नहीं भेजे हैं। तो ऐसे में जो अनपेड हैं उन्हें हम कॉल्स इन एरियर या अनपेड कॉल्स कहते हैं। तो और फिर आगे वो फिर भेजेगा पैसा, तो जिस वक्त नहीं आया है तब क्या करेंगे और जब पैसा आ जाएगा तो क्या करेंगे वो देखते हैं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड या फाइनल कॉल अकाउंट, जो भी बाकी है इसको दिखाएंगे। अब वो भेज रहा है पैसे, लेकिन ऐसे नहीं भेजेगा क्योंकि उसने समय पे पैसे नहीं दिए हैं, लेट किया है, तो उसे विद इंटरेस्ट कॉल के पैसे देने होंगे। तब हम कैसे एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और इस एरियर का जो भी इंटरेस्ट बनता है टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से कॉल्स इन एरियर्स या अनपेड कॉल की ट्रीटमेंट होगी। अब है कॉल्स इन एडवांस। जब कोई दिए हुए कॉल किए गए पैसे को नहीं भेजा है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक ही साथ बहुत सारे पैसे भेज देते हैं, एप्लीकेशन कॉल सबके, तो उन्हें हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो उनके साथ क्या करेंगे, तो जैसे इनसे हमने लेट होने पे इंटरेस्ट लिया है, तो ऐसे ही एडवांस में पैसा इनका आ गया था हमारे यहाँ, तो इनको भी इंटरेस्ट देना होगा। और इनकी कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, वो कुछ इस तरह से करेंगे। बैंक्स अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर कॉल अकाउंट। इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हम इनकी एंट्री करते हैं। लेकिन बात यहीं पर नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें हमें शेयर कैपिटल से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में जाननी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर अदर देन फॉर कैश। मान लीजिए किसी ने कैश के बदले किसी पार्टी से उसने सामान खरीदा और उसके बदले उसको कैश न देके शेयर ही इश्यू कर दिया, तो ऐसे में क्या करेंगे वो हम देखेंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, शेयर को जब्त करना और उसकी री इश्यू कैसे करते हैं, ये सब हम सेकेंड वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कि कंपनी क्या है, कंपनी किस तरह से कैपिटल रेज करती है, और कंपनी के कैपिटल रेज करने के लिए जो शेयर्स हैं वो दो किस तरह के शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, कैसे उसे इश्यू किया जाता है और किस तरह से उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है। हम लोग सेकेंड पार्ट में इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आज हमने बात नहीं किया है। आई होप आप लोगों को अकाउंट्स के बारे में काफी कुछ नॉलेज